Good morning friends. I hope you all are doing well and studying well and I am also fine. So अब हम अपने ये वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और अब हम जो नया टॉपिक करने जा रहे हैं वो है सेकंड टॉपिक जो हम इसका करेंगे ये वाला, दिस वन, एटम एंड मॉलिक्यूल, मोल कंसेप्ट, केमिकल फॉर्मूला एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो हम ये वाला टॉपिक अब करेंगे। तो सबसे पहले एटम क्या होता है। देखो ये जो चीज़ है ये प्लास्टिक है और प्लास्टिक भी ये एक छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है। तो एटम क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एटम बोलते हैं, विच मे और मे नॉट बी कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तथा जिसमें उस पदार्थ के सभी गुण पाए जाते हैं, परमाणु कहलाता है। मतलब केमिकल रिएक्शंस में वो पार्टिसिपेट करता है और उसमें उस एलिमेंट के सारे गुण पाए जाते हैं। और छोटे से छोटा द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, वो इंडिपेंडेंटली रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता, ठीक है। अब हम मॉलिक्यूल के बारे में जानेंगे कि मॉलिक्यूल क्या होता है। तो मॉलिक्यूल बेसिकली वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड जो कि फ्रीली रह सकता है, ठीक है। जैसे कि H2O2 O3, तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन, नाइट्रोजन, तो ये सारे क्या है, मॉलिक्यूल्स है जो कि इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं। और ये क्या है, एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल है। एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल क्यों है, बिकॉज इनमें एक टाइप के एलिमेंट्स है। जैसे ये मॉलिक्यूल ऐसे बना हुआ है, बिकॉज ये एक एटम अकेला नहीं रह सकता, तो ये दो ऐसे मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहते हैं। ये ऑक्सीजन जो रहती है वो इस फॉर्म में रहती है जो एटमॉस्फेयर में रहती है। और ये क्या है, कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स है, बिकॉज इसमें एक से मतलब दो तरह के एलिमेंट्स है, एक हाइड्रोजन है एक क्लोरीन है। इसमें दो हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन है एंड दो ऑक्सीजन है। और किस तरीके से ये कंपाउंड्स बनते हैं, अब हाइड्रोजन के साथ में क्लोरीन ही क्यों अटैच हो रहा है और ये H2O क्यों है और कुछ क्यों नहीं है, तो ये सब हम जब कंपाउंड्स की फॉर्मेशन देखेंगे देन यू विल गेट टू नो। अभी के लिए इतना कि एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट जो विच मे और मे नॉट बी कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। और मॉलिक्यूल क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड जो कि फ्रीली रह सकता है, ठीक है। अब मोल कंसेप्ट पे आ जाते हैं। तो मोल कंसेप्ट बेसिकली क्या है, तो मोल कंसेप्ट क्या होता है, तो मोल कंसेप्ट की टेक्निकलिटीज पे ना जाके हम इसको समझ सकते हैं कि ये एक नंबर है। जैसे हम बोलते हैं ना कि एक डजन बनाना में कितने बनाना होते हैं, मतलब एक दर्जन बनाना में कितने बनाना होता है, 12 बनाना। तो उसी तरीके से मोल कंसेप्ट भी एक तरीके से नंबर है कि एक मोल एटम्स में कितने एटम्स होंगे, इतने एटम्स, कि एक मोल ऑफ एटम में इतने एटम्स होंगे। उसी तरीके से एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल में इतने ही मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। तो एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल में, जिस तरीके से एक डजन बनाना में इतने बनाना, उसी तरीके से एक मोल मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने मॉलिक्यूल 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं एग्जाम्स के परस्पेक्टिव से, इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो नंबर है ना, इसको एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। एवोगैड्रो नंबर ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु इंट्रोड्यूस दिस कंसेप्ट। सो एवोगैड्रो नंबर मे बी डिफाइंड एज number of atoms present in 1 gram atom of the element or number of molecules present in 1 gram molecule of the substance. Fine. अब आपने ये पीरियोडिक टेबल तो देखा ही होगा, ये है पीरियोडिक टेबल, केमिस्ट्री में इसको पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। और अगर नहीं देखा तो यहाँ देख लो, इसमें जो एलिमेंट्स हैं ना उसको हम अरेंज करते हैं। जैसे 1 से शुरू होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। सो इस तरीके से इसमें हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं बेसिकली। एंड ऐसा नहीं है कि इसको खोज के बेसिस पे अरेंज किया गया है कि जिसकी खोज पहले हुई उसको ऊपर रख दिया, नहीं। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज के हिसाब से। जैसे अब जो ये ग्रुप में आ रहे हैं ना, इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो सेम टाइप की प्रॉपर्टीज है, ये सेम टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं जो ये वाले एलिमेंट्स है। कौन कौन से, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये एक टाइप के प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं ग्रुप्स। तो इसमें कितने ग्रुप्स है, 18 ग्रुप्स है। और ये जो ऐसे है, ये वाली जो लाइन है, इनको बोलते हैं पीरियड। तो इसमें कितने पीरियड्स है, 7 पीरियड है।
ठीक है। जिस तरीके से ये जो लास्ट का हमारा जो 18th ग्रुप है, इसमें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन, ये सारी नोबल गैसेज है। ठीक है, तो ये नोबल गैसेस क्यों है, इसके भी रीजन है। तो ये जो पीरियोडिक टेबल है, इसमें इनको अरेंज करा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेसिस पे। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कुछ पीरियोडिक टेबल है। अब हम देख लेते हैं कि ये देख लेते हैं, इसको हम ऐसे कंसिडर कर लेते हैं कि ये रूम्स के नाम है। ठीक है, सबसे पहले रूम का नाम है 1S, दूसरे रूम का नाम है 2S, उसके बाद अगले रूम का नाम है 2P, उसके अगले रूम का नाम है 3S, फिर 3P, फिर 4S, फिर 3D, फिर 4P, फिर 5S, फिर 4D, फिर 5P। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो S वाला रूम होता है, S वाले रूम में एक बेड होता है। ठीक है, बेसिकली ये S क्या है, ये SP DF ये सारी शेल्स है, तो इसको ऑर्बिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। तो S जो सबशेल होती है उसमें हमारे पास एक ऑर्बिटल होता है। इसको हम इस तरीके से ले लेते हैं कि ये बेड है, कि S जो रूम है उसमें एक बेड है। ठीक है, जो P है उसमें 3 बेड है, 1 2 3, और जो D वाला है उसमें 5 बेड है, 1 2 3 4 5, और जो F वाला बेड है उसमें 7 बेड है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और एक बेड पे 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, और एक ऑर्बिटल में, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल, और इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को रख सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स को रखने का तरीका कैसा है, ऐसा। ठीक है, एक का स्पिन इस तरफ होगा, एक का स्पिन इस तरफ होगा। हम इनको ऐसे नहीं रख सकते, इस तरीके से नहीं रख सकते। हाँ, अलग अलग ऑर्बिटल्स में हम ऐसे रख सकते हैं। मान लो ये P के ऑर्बिटल्स हैं, तो ये ऐसे रख सकते हैं हम इनको, क्योंकि ये अलग अलग ऑर्बिटल्स में है। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आके रहेगा, तो वो यहाँ पे होगा, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। यहाँ पे अगला आएगा तो यहाँ पे ऐसे रहेगा। तो इस तरीके से ये होता है। तो आपको ये रूम्स का नाम याद रखना है कि 1S 2S। तो मैक्सिमम S वाले रूम में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2। 2S वाले में भी 2। P में कितने रह सकते हैं, 6। 2P 6, S में फिर से 2, 3P 6, 4S में फिर से 2, 3D में 10, P में 6, इसमें 2, D में 10, 5P में 6। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो इतना समझ आया कि ये हमारी SPDF क्या है, शेल्स है, और इनके अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। ऑर्बिटल्स में हम इलेक्ट्रॉन्स को रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं, इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इतना समझ लेने के बाद में किसी भी एलिमेंट को केमिस्ट्री में लिखने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है। ठीक है, इसमें हम एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये एक्स क्या है, एक्स क्या है, एलिमेंट का सिंबल। जैसे हीलियम का सिंबल क्या होता है, He। ठीक है, ए क्या होता है, एलिमेंट का मास नंबर। जैसे He का एटॉमिक नंबर होता है 2, और मास नंबर क्या होता है 4। नाउ यू विल आस्क कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर होता है कि वो कौन से नंबर पे आता है। जैसे सबसे पहले एलिमेंट्स में सबसे पहले आता है हाइड्रोजन, उसके बाद में हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, आर्गन। ठीक है, उसके बाद में पोटेशियम, कैल्शियम, फिर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, उसके बाद में आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, तो ये मैंने 1 to 30 तक के एलिमेंट्स लिख दिए। तो इस तरीके से इसका एटॉमिक नंबर क्या है 1, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 2, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 3, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 4, एंड सेम इस तरीके से चलता जाएगा। और जिंक का एटॉमिक नंबर क्या है 30। ठीक है, अब मास नंबर क्या होता है, मास नंबर वैसे तो जैसे इसका 2 है तो इसका मास नंबर हो जाएगा 4, लिथियम का मास नंबर हो जाएगा 6, इसका मास नंबर हो जाएगा 8। मतलब जो एटॉमिक नंबर होता है ना उसका डबल होता है। कुछ कुछ एक्सेप्शनल केसेस में क्या होता है कि डबल से एक कम होता है। जैसे कि कार्बन है तो कार्बन का क्या होगा, जैसे ये 6 है तो इसका मास नंबर यूजुअली 12 होना चाहिए लेकिन 11 हो जाएगा। तो ऐसे एक्सेप्शनल केसेस में आता है, बट एक कम होता है, लेकिन हमेशा एटॉमिक नंबर से मास नंबर डबल होता है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है। ठीक है, क्या होता है कि उस एलिमेंट का, जैसे बोलते तो हीलियम है लेकिन हीलियम के लिए सिर्फ He। हमने सुना है गोल्ड का फॉर्मूला होता है Au। ठीक है, Au सिंबल होता है बिकॉज ये शायद लैटिन नाम में इसका Au से कुछ नाम होता है, इसका लैटिन में नाम होता है, वेट अ मिनट। ठीक है, तो उसके बेसिस पे Au। ठीक है, उसी तरीके से सिल्वर का होता है Ag, मरकरी का होता है Hg, लेड का होता है Pb। तो इनका जो नाम हम बोलते हैं उनसे तो इनका कोई लिंक नहीं है, क्योंकि ये दूसरी भाषा में उनके नाम है। तो उसके सिंबल्स के बेसिस पे ऐसे हम इसके ये सिंबल होता है। जैसे हीलियम का He, तो ये इसका 2 एटॉमिक नंबर है, और 4 क्या है, मास नंबर।
अब मान लो आपको ये दे दिया जाए और आपको इसमें फाइंड करना हो कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड करो। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? देखो जितना एटॉमिक नंबर होगा ना उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसमें इसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 2। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। तो मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे? 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं? मास नंबर, मतलब 4 माइनस 2, 4 माइनस 2। तो इस केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कितना आ जाएगा? 2। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने थे? 2 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? 2। तो 2 + 2 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू मास नंबर। ठीक है, इस तरीके से। तो मान लो अगर आपको ये एलिमेंट दे दिया जाए कि नाइट्रोजन दे दिया जाए आपको, ठीक है, तो नाइट्रोजन होता है एटॉमिक नंबर 7 होता है, मास होता है उसका 14। तो अब आपको इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने को बोल दिया जाए, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 7 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा इसमें? 14 माइनस 7, तो वो भी 7 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, क्या हो गया हमारा कि किस तरीके से ये चीज लिखी जाती है। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं हमें लिखना आएगी तो हमें मतलब इसको समझने में मुश्किल होगी कि कैसे फॉर्मूले कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखते हैं? जैसे सबसे पहला हमारा जो एलिमेंट है वो हमारा एलिमेंट है हाइड्रोजन। तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 और उसका मास नंबर कितना हो गया इसका? डबल 2। ठीक है, तो सबसे पहला मतलब हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहला हाइड्रोजन अपना कौन सा रूम यूज करेगा? ये वाला। तो 1s रूम में कितना इलेक्ट्रॉन डालेगा वो? 1। अब और तो इसके पास है ही नहीं कुछ डालने को, तो ये होगी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो 1s की पावर 1। अब दूसरा एलिमेंट है हाइड्रोजन, हीलियम। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 2 और इसका मास नंबर कितना होगा? 4। ये मास नंबर का तो कोई रोल ही नहीं है, आपको सिर्फ एटॉमिक नंबर याद है। तो हीलियम में मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो मतलब अब हीलियम के पास फॉर एन एग्जाम्पल कि हीलियम की फैमिली में 2 मेंबर है, तो अभी भी वो 1s को ही यूज करेगा क्योंकि 1s में एक ऑर्बिटल होता है, मतलब और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें डाल देगा, इन सब की यूज नहीं पड़ेगी इसको। अब हीलियम के बाद में क्या आता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 और उसका मास नंबर क्या हो जाएगा? 6। तो अब इसको किसकी जरूरत पड़ेगी? 1s में तो डाल देगा ये अपने 2, लेकिन अभी एक मेंबर और है इसका, तो इसको किसकी जरूरत पड़ेगी? 1s के बाद में 2s की भी जरूरत पड़ेगी। तो 1s टू 2s में कितना डालेगा ये अपना? 1। तो मतलब 1s वाले ऑर्बिटल में एक दोनों डाल देगा और 2s वाले में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, मास नंबर 8। तो अब इसका कैसे होगी? 1s टू 2s 2। ठीक है, और उसके बाद में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन का कितना? 5। तो उसकी कैसे हो जाएगी? 1s टू 2s 2। अब 4 मेंबर तो हो गए, 2 2 4 हो गए। अब एक मेंबर और बचा हुआ है, उसको किस में डालेगा? अब ये 2s के बाद में कौन सा मेंबर आ रहा है? p में। तो 2p में कितने मेंबर आ गए? 1 मेंबर। तो ठीक है, तो p में कितने ऑर्बिटल होते हैं हमारे? 3। तो मतलब अभी p के हालात कुछ ऐसे है। ठीक है, कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और जो s वाले ऑर्बिटल है वो दोनों के दोनों फिल्ड है। ठीक है, इस तरीके से। अब बोरोन के बाद में आता है कार्बन। ठीक है, तो कार्बन का क्या होता है? 6। तो 6, तो ये क्या होगा? 1s टू 2s 2 और अब p में कितने डालने पड़ेंगे उसको? 2। तो 2 2 4 2 6। तो अभी हमारे s के दोनों फील्ड होंगे, ये वाला भी फील्ड होगा और p में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 1 1। अब पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो हम यहाँ पे नहीं सेट कर देंगे उसको कि दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ सेट कर दे, नहीं, पहले हम तीनों बेड पे एक एक, मतलब तीनों ऑर्बिटल में एक एक डालेंगे। अब अगला आएगा ना, जब कार्बन के बाद में नाइट्रोजन आएगा तो उसमें 7 हो जाएंगे, तो वो तीसरा यहाँ पे आएगा और उसके बाद में जो अगला आएगा ना, फिर यहाँ पे पेयरिंग शुरू करेंगे। ठीक है, पेयरिंग तभी ही शुरू करते हैं जब हमारे तीनों ऑर्बिटल्स में या सारे ऑर्बिटल्स में सिंगल इलेक्ट्रॉन है। जब तक खाली पड़े हैं तब तक हम पेयरिंग नहीं कर सकते। ठीक है,
अब जैसे मान लो ऑक्सीजन का देख लेते हैं, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आता है 8th नंबर पे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 1s में आ जाएंगे 2, 2s में आ जाएंगे 2, और 2 2 कितने हो गए 4, कितने बचे 6। तो मतलब पी में कितने आ जाएंगे हमारे 8 है ना, तो पी में कितने आ जाएंगे 4, तो 2 और 2 4 और 4 और 4 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो मतलब हमने 1s में कितने डाल दिए 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, 2s में कितने डाल दिए 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, ठीक है। और उसके बाद में हमने किस में डाल दिए पी में डाल दिए 1 1 1, और फिर ये जब सिंगल सिंगल ऑक्यूपाई कर देंगे इनको, फिर इसमें पेयरिंग शुरू करेंगे, तो फिर जो फोर्थ वाला है वो यहाँ आएगा, तो हो गए ना हमारे 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हम इस तरीके से लिखते हैं। अब इसके लिए हमें ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी। अब वैसे तो जो एस होते हैं ना, ये एस पी डी और एफ, तो एस में हमारे पास 1 ऑर्बिटल होता है, पी में हमारे पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी में हमारे पास 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। एफ में हमारे पास 7 ऑर्बिटल होते हैं, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो आप पूछोगे कि इसी में क्यों डाल रहे हैं पहले, ठीक है, इसमें क्यों नहीं डाल रहे, ये हायर लेवल के ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। हमारे पास कोई भी एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है कि बीच में क्या होता है न्यूक्लियस, और उसके चारों तरफ है ना ऐसे शेल्स बनी होती है, ठीक है, ऐसे शेल्स बनी होती है। तो ये वाली जो शेल होती है ये हमारी 1s की होगी, फिर 2s की होगी, 2p की होगी, तो ये हायर लेवल की हायर एनर्जी शेल्स होती है। तो सबसे पहले हम लोअर एनर्जी को भरेंगे, उसके बाद में उससे हायर को भरेंगे। जब हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं तो हम सबसे पहले उनको बेड पे सुलाएंगे, और ज़्यादा आ जाएंगे तो फिर नीचे सुलाएंगे, उससे ज़्यादा आ जाएंगे तो हम 2nd फ्लोर पे ले जाएंगे, उससे ज़्यादा आ जाएंगे फिर हम 3rd फ्लोर में ले जाएंगे जब 2nd फ्लोर भर जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि सीधा 2 गेस्ट आए और सीधा 3rd फ्लोर पे पहुंचा दो, तो उस टाइम पे तो हम यही कहेंगे ना कि बार बार उनको एंटरटेन करने के लिए, उनको कुछ भी स्नैक्स कुछ भी देने के लिए हम 3rd फ्लोर पे थोड़ी जाएंगे, उस चीज़ में तो हमें ज़्यादा एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम कौन सा काम करेंगे जिसमें लो एनर्जी स्पेंड हो, ठीक है। अगर हमको फ्लैट लेना है तो हम वो फ्लैट लेंगे जिसमें हमें कम पैसा देना पड़ रहा है, जहाँ पे लो एनर्जी स्पेंड हो रही है। तो ये हमारी जो सीरीज है ना ये हमको फॉलो करनी पड़ती है। सबसे पहले हम 1s में डालेंगे, उसके बाद में 2s में, उसके बाद में 2p में, उसके बाद में 3s में, s के बाद में p, फिर 4s, फिर 4s के बाद में क्या आएगा, देखो p कहाँ से शुरू हुआ था 2 से, तो अब d जो नया आया है वो कहाँ से शुरू होएगा 3 से, तो 3d 4p। अब जो f आएगा ना, f कहाँ से शुरू होएगा 4f से, ठीक है। तो p की शेल कहाँ से शुरू हुई 2p से, d की शेल कहाँ से शुरू हुई 3d से, f की कहाँ से होगी 4 से, ठीक है। तो कैसे होगी 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ठीक है 4p। तो इस तरीके से जब बार बार पढ़ते रहते हैं ना तो ये सीरीज भी याद हो जाती है। बट जनरली आई डोंट थिंक सो कि इतना लेवल की याद करने की जरूरत है। अगर इतना भी लर्न कर लेते हैं ना तो इतने से भी मुझे लगता है बहुत मोर देन इनफ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो ये जो चीज़ हमने लिखी है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब ये देखो हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसको अपने ऑर्बिटल्स फिल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए 2, कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए 2, एक उसको यहाँ पे भरना है और एक उसको यहाँ पे भरना है। और कार्बन को कितने चाहिए, कार्बन को चाहिए 1 2 3, ठीक है 1 2 3, ठीक है 2p2 नहीं ये भी खाली है तो उसको यहाँ पे चाहिए, उसको 4 चाहिए और इसको चाहिए 2, ठीक है। तो आपने देखा होगा CO2 तो सब जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के पास में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन के पास में है ये है 2s और ये है 2p, ठीक है। तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 और p में कितने हैं उसके पास, ये हो गया यहाँ पर। हाँ तो अब यहाँ पे हमने कार्बन की और ऑक्सीजन की जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख ली है, ठीक है। तो हमने कार्बन की और ऑक्सीजन की जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वापस लिख ली। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्योंकि ये 6 है तो 1s2 2s2 2p2, ठीक है 2 2 2 6, और ऑक्सीजन की 8 है तो 1s2 2s2 2p4, तो ये 4 और ये 4 8 मेंबर्स को अकोमोडेट कर दिया, ठीक है। तो अब इसके जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल कौन सी होती है आउटर शेल 2 2, तो इसमें देखो इन दोनों में आउटर शेल कौन सी होगी ये वाली, ठीक है 2 2 वाली। तो इसमें इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन्स है और इसके में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें है 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो कोई भी जो एलिमेंट होता है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है,
ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, मतलब उसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो, या जो उसकी और भी ये जो चीज़ है ये फिल हो, कंप्लीटली फिल्ड हो, तब वो स्टेबल अवस्था में रहता है। तो ये दोनों अपने कैसे बॉन्ड बनाएंगे, ऑक्सीजन सी ऑक्सीजन, तो इसके पास कितने हैं, ऑक्सीजन के पास में 1 2 3 4 5 6, इसके पास भी 1 2 3 4 5 6, और ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4, ये हमने दिखाने के लिए। अब ये एक दूसरे के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, किस तरीके से, ऐसे, ये दिखाने के लिए है कि ऐसे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर लेते हैं। तो अब ये देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये एक तरीके से ऑक्सीजन के पास भी आ गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी पूरा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसका भी 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, तो ये बन गया CO2 का फॉर्मूला। तो इस तरीके से फॉर्मूला बनते हैं, जैसे कि KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaCl, ये जो हम पढ़ते हैं ये बिना लॉजिक के नहीं बनते। ठीक है, किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है, किसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, उस हिसाब से उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से वो क्या बोलते हैं, वो बॉन्ड बनाते हैं। अब सबसे कॉमन एग्जांपल हम NaCl को देख लेते हैं। ठीक है, देखो Na सोडियम होता है 11, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, और क्लोरीन का होता है 17। तो अगर हम Na की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो ये होगी 1s2 2s2 2p6, कितने हो गए 10, और 3s1। ठीक है, इतने रूम्स ये ऑक्यूपाई कर लेगा। और क्लोरीन क्या हो जाएगा, इसकी हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2, और ये हो जाएगा 3p में कितने आएंगे इसके 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 2 और 2 4, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 5 17, 17 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। मतलब p में इसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब p में 3 बेड हैं। ठीक है, एक आ गया। मैंने क्या बोला कि पहले सबको सिंगली ऑक्यूपाई करेंगे और उसके बाद में पेयरिंग शुरू करेंगे, तो चौथा यहाँ आ जाएगा, पांचवा यहाँ आ जाएगा, ये खाली रह गया। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये ऑर्बिटल के पास एक ही है। ठीक है, तो अब क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन है ना, वो क्या चाहता है कि या तो उसका बिल्कुल खाली रहे, ठीक है, या वो सिंगली पूरा कंप्लीटली ऑक्यूपाइड रहे, मतलब वो हमेशा इस अवस्था में रहना चाहता है, ये कंप्लीटली फिल्ड वाली अवस्था में रहना चाहता है। अब देखो, इसके लिए ये इस अवस्था में कैसे रह सकता है, या तो ये अपने ये पांचों इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, ठीक है, और तो ये स्टेबल स्टेट में रहेगा, और ये क्या कर सकता है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दे। अब देखो, ये तो अपना एक इलेक्ट्रॉन इजीली छोड़ सकता है, लेकिन इसके लिए 5 इलेक्ट्रॉन छोड़ना इजी नहीं है। तो इसके लिए क्या इजी होगा कि इसको, क्लोरीन को कोई एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दे, तो वो ये उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन छोड़ना इजी नहीं है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन गेन करना 5 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के कंपैरिजन में इजी है। तो इस तरीके से इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। तो ये Na क्या करेगा, ये जो Na है वो अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ठीक है, और ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन के साथ में प्लस होके क्या बना लेगा, Cl नेगेटिव। तो Cl नेगेटिव, तो ये दोनों मिलके फिर क्या बनाएंगे, NaCl, तो ये क्या बन जाएगा, नमक। तो आप सोचेंगे कि कैसा होता है, तो ऐसा ही तो होता है, नमक। NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, नमक होता है। अब ये सारी चीजें जो है ना, ये एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, जैसे सोडियम भी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, क्लोरीन भी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, और ये जो चीजें हैं ये तो इन सबको समझाने के तरीके हैं। तो ये एनवायरनमेंट में इस अवस्था में प्रेजेंट है, और दोनों, क्योंकि इसकी जो नीड्स है उसको ये फुलफिल करता है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। अगर इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन होते तो फिर तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करता, क्लोरीन को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये दोनों क्योंकि अपनी जो नीड्स है उसको क्या बोलते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, तो ये एनवायरनमेंट में एक दूसरे के साथ में इमीडिएटली रिएक्ट कर जाते हैं। NaCl की फॉर्म में हमें एनवायरनमेंट में मिलते हैं। उसी तरीके से HCl, ठीक है, H के पास क्या है 1s1, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये फिर क्लोरीन के साथ में करके HCl बनाता है। ठीक है, तो आई होप अब आपको पता चला होगा कि हम किसी भी चीज़ के फॉर्मूले कैसे बनते हैं, जैसे ऑक्सीजन के, इनके फॉर्मूले कैसे बनते हैं। ये CO2 का मैंने आपको बताया, NaCl का बताया, Cl का बताया। हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना सीखा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखते हैं, जो कि बहुत ईजी है।
आपको ये सीरीज याद रहनी चाहिए, आपको याद रहना चाहिए कि किसमें कितने ऑर्बिटल हैं, आपको ये याद रहना चाहिए कि सबसे पहले ऑर्बिटल को हम सिंगली ऑक्यूपाई करते हैं और उस सिंगली जब सारे ऑक्यूपाई हो जाए उसके बाद में पेयरिंग शुरू करते हैं। आपको ये सीरीज याद रहनी चाहिए। अगर आपको ये सीरीज याद रहेगी तो आप इजीली पता कर पाओगे कि किसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। सो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। यू कैन ऑल्सो हेल्प मी बाय शेयरिंग दिस information with your friends, and yes, take care, bye bye, see you soon in the next video.